हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार पॉडकास्ट। आज का जो हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक था, हमने बहुत उसके बारे में रिसर्च करी एंड कंटिन्यूअसली हम आपको इसी फील्ड में गेस्ट ला रहे थे हमारे शो पे। बट हमने सोचा कि यार, ये एग्जाम कर रहे हैं लोग, इसको मतलब कहते हैं एक बहुत टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इंडिया का। बट हमने क्या सोचा कि इससे टफ क्या हो सकता है। इंडिया के दो एग्जाम्स को, अगर कोई टफेस्ट एग्जाम को अगर कोई क्वालिफाई करके सर्विस में आ रहा है, तो मैंने कहा यार, इसमें हमारे टॉपिक में अभिमन्यु जी से अच्छे गेस्ट कहीं से मिल नहीं पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभिमन्यु जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा तुषार पॉडकास्ट पे। अभिमन्यु जी, आपका स्वागत है। हाँ, थैंक यू तुषार फॉर इनवाइटिंग मी। बताओ। यस सर। तो सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा सर ऑडियंस को कि सर, जो हमारा सबसे कहते हैं कि हमने सीक्रेट अभी तक ऑडियंस से छुपा रखा था, कि सर आपके सिविल सर्विस के बारे में तो सबको पता है कि सर आपने सिविल सर्विस क्रैक करी थी एंड यू आर करंटली सर्विंग एज एन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। बट उसके पहले की जो एक आप एग्जाम आपने क्वालिफाई करा था और जो पीछे की आपकी जर्नी रही थी, वो हम सब शुरुआत से जानना चाहेंगे। यार, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने 2018 में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यूपीएससी। मुझे सर्विस अलॉट हुई थी, वो इंडियन पुलिस सर्विस हुई थी। इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में स्टेट कार्डर्स होते हैं। आपको एक स्टेट मिलता है, आप स्टेट में अपनी सर्विसेज देते हैं। तो मुझे यूपी, जो मेरा होम स्टेट है, वो मुझे स्टेट कार्डर मिला है। और अभी मैं एज एन एसपी सिटी सहारनपुर में सर्व कर रहा हूँ। इससे पहले, बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम, मैं एक क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट था। कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है मेरा। और जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है वो बुलंदशहर यूपी में ही है। पढ़ाई मैंने इसके लिए, यूपीएससी के लिए आप बोलो तो मैंने स्टार्ट किया था 2017 में। मैंने एग्ज़ाम दिया है जिसमें क्वालिफाई हुआ हूँ, और मैंने स्टार्ट 2015 में किया था। उससे पहले मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। सुना सबसे था। ऑब्वियसली एग्ज़ाम ऐसा है कि जिसमें सारे शायद इंडियन पेरेंट्स सब चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी इस एग्ज़ाम में दे और अच्छा रिजल्ट लेके आए। पर मेरा कोई शुरू से इंटरेस्ट नहीं था, इंक्लिनेशन नहीं था। इंटरेस्ट मेरा हमेशा चार्ट अकाउंटेंसी फील्ड में ही था। मेरे फादर चार्ट अकाउंटेंट हैं, तो उसलिए मैंने चार्ट अकाउंटेंसी की थी। और उसी में मैं सर्व भी कर रहा था। सब अच्छा चल रहा था, बट देन मुझे इतना चैलेंजिंग नहीं लग रहा था, तो मैंने फॉर टेकिंग द चैलेंज मैंने एग्ज़ाम चूज़ किया, फिर एग्ज़ाम दिया, एंड देन एग्ज़ाम होने के बाद जो सर्विस मिली मैं सर्व कर रहा हूँ। इट्स वेरी डिलाइटफुल सर। एंड सर, हम एक चीज क्या देखते हैं कि एक स्ट्रीम बैकग्राउंड बहुत लोगों का इसमें क्वेश्चन रहता है कि किस स्ट्रीम से हम 11th में क्या स्ट्रीम लेंगे जिससे आगे यूपीएससी में हम अच्छे से स्टडी कर पाए। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं बैरियर आपने तोड़ दिया कि कॉमर्स बैकग्राउंड से भी आई थिंक सिविल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। यार, पहले हुआ करता था जब आप ह्यूमैनिटीज लेते थे। पहले थोड़ा जिस तरह की पेपर सेटिंग थी वो ऐसी थी कि आप ह्यूमैनिटीज अगर लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा, आपका जो परसेंटेज होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द एग्जाम, वो ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब करिकुलम में रहता है ह्यूमैनिटीज के। बट अब ऐसा नहीं है, अब लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया है। अब तो आप देखोगे तो डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, साइंस बैकग्राउंड के तो ऑब्वियसली इंजीनियर्स जो आते ही आते हैं। चार्ट अकाउंटेंट्स भी इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अक्रॉस द फील्ड हर कोई, इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम यू चोज इन 11th एंड 12th, उससे फर्क इतना पड़ता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपने जो भी फील्ड सेलेक्ट किया है ना, आपकी उस पर कितनी अच्छी ग्रिप है। से इवन इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, तो कॉमर्स में आपका कैसा, कितनी अच्छी ग्रिप है या आपने कितना अच्छा ग्रास्पिंग है कॉमर्स फील्ड में, वो आपको मार्क्स दिला देगा। ऑप्शन सिर्फ एक ही है आज की डेट में। आज की डेट में आपको एक ऑप्शन लेना पड़ता है। फॉर स्टार्टर, जिनको नहीं पता यूपीएससी करे मतलब क्या क्या एग्जाम सेटिंग है, तो मैं बता देता हूँ। शायद मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो बैठी होगी, सुन रही होगी, उसको पता होगा कि क्या सेटअप रहता है। 3 लेवल्स का एग्जाम है: फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। तो फर्स्ट प्रीलिम्स तो सबके लिए इक्वल है। कोई उसमें ऑप्शनल आपका नहीं लेना होता आपको। सेकंड जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है, विच इज सब्जेक्टिव एग्जाम, जिसमें आपको लिखना होता है, उसमें आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। तो मेरा वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। आजकल जो टेंडेंसी है वो कॉमर्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट ले लिए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। आपका क्या इंटरेस्ट है और आपको क्या लगता है कि इसमें आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है, उसमें आप ऑप्शन ले लेते हो। तो बैरियर तो कोई नहीं रहता। आप जिस भी फील्ड में हो, आप चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, आप चाहे कॉमर्स से हो, आप चाहे साइंस से हो, आपने जो भी किया है, इवन अगर आपने ग्रेजुएशन भी ओपन स्कूल से करी है, कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे ऐसे भी मैंने मैंने बैचमेट्स ऐसे भी थे जिन्होंने कॉमर्स से करी है, ओ सॉरी, कॉरेस्पॉन्डेंस से करा हुआ है, या हिंदी, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑल्सो, इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी मीडियम भी है।
तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जिसका जो बैकग्राउंड है उसमें उसको अच्छा होना चाहिए बस। ऑफ कोर्स सर। एंड सर एक चीज हम ये भी देखते हैं कि लाइक उन 3 फेज में पहुंचना ही आई थिंक एक पर्सन को कह सकते हैं परसेप्शन लेवल से ऊपर पहुंचा देता है कि जो भी एस्पिरेंट होता है वो इतना क्वालिफाई हो चुका होता है कि वो वहां तक अगर नहीं भी पहुंचे तो उससे नीचे की चीजों को आप बहुत आराम से टच कर सकता है। हाँ मतलब यूपीएससी की पढ़ाई अपने आप में इतनी इन डेप्थ रहती है, और एज दे से एज ऑल द कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि पढ़ाई अपने आप में ऐसी जर्नी है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है। एग्जाम्स के लिए पढ़ना, इतना ज़्यादा एक्सपोजर होता है आपका रोज, मेरे ख्याल से बचपन से हमें बोला जाता है कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, तो हम इतना उसे लाइटली लेते हैं, पढ़ते नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, तो आपका एक होराइजन, एक आपका आउटलुक चीज़ों को देखने का बदल जाता है। तो ऑब्वियसली आप यूपीएससी में चाहे सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन वो काफी कुछ, आपको जो पढ़ाई है ना वो अपने आप में इतनी अच्छी जर्नी है कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, लाइक ये क्वेश्चन ऑडियंस का भी था कि यूपीएससी में आने से पहले और यूपीएससी में आने के बाद आपके अंदर से क्या क्या चेंजेस रहे जो आपने खुद महसूस करे। यार मैंने आपको बताया ना अभी, जैसे जब यूपीएससी की आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो आपका जो आउटलुक और होराइजन है चीज़ों को देखने का, आप इतनी चीज़ें देख, मतलब जो चीज़ें आप पहले सोचते भी नहीं हो, आपको नहीं पता कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो क्या है, या आपको नहीं पता कि एंशंट हिस्ट्री क्या थी या मिडाइवल हिस्ट्री क्या थी। आपको अपने कंट्री के बारे में इतना कुछ पता चलता है, कुछ सिस्टम की फंक्शनिंग के बारे में इतना कुछ पता चलता है, आपको एज अ सिटीजन आपके क्या क्या राइट्स हैं, उसको कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो वो पता चलता है। तो वो तो आदमी को ट्रांसफॉर्म करता ही करता है। लेकिन ऑल्सो इवन इफ यू आर लकी इनफ टू गेट इन द सर्विस, तो जो ट्रेनिंग होती है अपने आप में, वो आपको एकदम 360 डिग्री, एकदम आपका जो बोलते हैं ना कि आपको कार्विंग इनटू ऑफिसर, जो माइकल एंजेलो बनाता था अपने स्कल्पचर्स, वैसे ही आपको अपने आप में एक दूसरा ह्यूमन बना के रख देती है। स्पेशली अगर आप पुलिस सर्विस में जा रहे हो, तो मैं आपको पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग बता सकता हूँ। उसमें फिजिकल और एकेडमिक दोनों का ही इतना प्रेशर रहता है उस ट्रेनिंग में, और उसको मैच करना, आपका शेड्यूलिंग पूरा, जो सुबह से लेकर शाम तक आप इतना 100% कैपेसिटी में आप अपनी बॉडी को यूज करते हो, अपने माइंड को यूज करते हो, तो ऑब्वियसली टर्न्स इनटू इनटू यू अ बेटर, मतलब ह्यूमन तो आई कांट से, बट एज अ गुड बैलेंस्ड पर्सन तो आपको बना देता है। सॉरी फॉर स्टॉपिंग सर, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हम लाइक अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड अभी जस्ट अभी मैसेज आता है कि यूपीएससी 2023 एग्जाम्स की डेट शीट आज ही अनाउंस हो गई है। हम्म। तो ये भी आई थिंक सर मेन चीज है, एक नहीं मैं ठीक है। मानता हूँ कि लाइक ये हमें सर एक कह सकते हो कि नए स्पेस में ले जाती है कि लाइक सर हम जो चीजें कभी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि हाँ इस चीजों को इतना डीपली हम नोटिस करेंगे, वहां भी आई थिंक हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं इसमें। हाँ मैंने बताया ना यार तुम्हें, इतना हम जब कुछ भी पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो या आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हो, आपका जो स्पेक्ट्रम होता है चीजें देखने का वो लिमिटेड होता है। और आपका यस। जो ऑब्जेक्टिव भी होता है वो भी एग्जाम क्लियर करना होता है, कि अगर आपको सिर्फ, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बोर्ड्स के एग्जाम भी अच्छा 95 98% लाने का आपका फोकस रहेगा। ग्रेजुएशन में भी जो आपका फोकस है कि अच्छे सीजीपीए या फिर अच्छा परसेंटाइल आप लेके आ जाओ, यही आपका ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन यूपीएससी में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं यार वो इतने अलग अलग हैं, आपको आपको एक ही पेपर में हिस्ट्री भी देना है, एक ही पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस भी देना है, उसी पेपर में आपको पॉलिटी भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी चीज है, ऐसा ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट है इंडिया का जो कि बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड है। हम सब बचपन में सिविक्स में या पॉलिटी की बुक्स में पढ़ते तो हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें लॉज दिए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता होना चाहिए एज अ इन्फॉर्म सिटीजन ऑल्सो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। तो ये चीजें सिर्फ आप जब यूपीएससी में जाओगे तब आपको पता चलेगा। और हम अ, मैं बोलूंगा कि एज अ पैसिव सिटीजन रहते हैं। मतलब आप अभी तो आप मेरे ख्याल से आप अपने स्कूल ईयर्स में हैं, आप देखना जब बाद में आप बड़े हो गए, आप भी ग्रेजुएशन करोगे या सर्विस में जॉब में जाओगे, तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में क्या होता है, 9 to 5 जॉब होती है। ठीक है, आप उसमें काम कर रहे हो, आप उसमें टैक्स दे रहे हो अपना, बस आपकी सिटीजनशिप उतने तक लिमिटेड है, आपको नहीं पता आपके राइट्स क्या हैं। ठीक है, आप जिस रोड पे चल रहे हो, आपको उस रोड पे चलने के क्या लॉज हैं, एज अ ड्राइवर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मतलब हर चीज एक एक जो अप्रोच है ना आपका, चीजें देखने का अप्रोच बहुत चेंज हो जाता है यूपीएससी से। तो अ, अभी से जो बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट कर देते हैं, मैं तो बोलूँगा ग्रेजुएशन इज अ गुड पॉइंट जहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, स्कूल इज टू अर्ली।
तो स्कूल में नहीं आपको इतना सोचना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन की थर्ड थर्ड ईयर सेकेंड ईयर से आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। अगर आपका ऑब्वियसली पैशन है इसमें सर्विसेज में आने का तो आप हो भी जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसको बहुत बड़ी चीज़ बना लेते हो, तब शायद मुझे लगता है कि काफ़ी लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप इसको नॉर्मल एक टेम्परामेंट अच्छा मेंटेन करते हुए इसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपका हो जाएगा। बिल्कुल सर। अच्छा सर, लाइक एक चीज़ इसमें क्या रहती है कि एस्पिरेंट्स इसको एक डिप्रेशन के तौर पे ले लेते हैं कि लाइक अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मेरा लाइफ में आगे क्या होगा? इसको अपनी लाइफ ही समझ लेते हैं कहीं न कहीं, तो ये मैं मानता हूँ बहुत गलत है इसमें। हाँ, मैंने बताया ना यार तुम्हें, आजकल तो सीरीज़ भी ऐसी बनने लगी है। शायद एक टीवीएफ की सीरीज़ आई थी एस्पिरेंट्स, मैंने देखी नहीं है फ्रैंकली, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखी है। और वो जो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में जो फेमस है इसके लिए यूपीएससी पढ़ाई के लिए, उसको उसमें 3-4 फ्रेंड्स की शायद लाइफ डिपिक्ट करी है उसमें। तो अ, आप इसको इतना बड़ा मत बना लीजिए, मतलब कि भाई अगर ये नहीं हुआ, लाइफ और डेथ का कोई वो नहीं है, एक एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी बहुत एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ, और हर आदमी यार, मतलब मुझे लगता है कि कोई बड़े से बड़े आपके नाम सुने हैं, बल्कि आपने सिविल सर्वेंट के इतने नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन आपने ज़रूर सुंदर पिचई का नाम सुना होगा, या आपने इंडिया में रितेश अग्रवाल का नाम सुना होगा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये भी मतलब ये लोग ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये अपने फील्ड में ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो हर किसी का अपना-अपना एक नीश होता है, अपने-अपने एक स्पेशलाइज़ेशन होती है। अगर उस पे भी आदमी काम करेगा तो यूपीएससी मतलब हर हर ज़ख्म का मरहम नहीं है। मतलब कभी कुछ आप शायद आप यू आपको लग रहा है कि आप यूपीएससी देना चाहते हैं, आप यूपीएस सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, लेकिन मेबी कोई और आपको कुछ डेस्टिनी कुछ और बड़ा कराना चाह रही हो आपसे। तो एग्ज़ाम की तरह देना चाहिए, नहीं हुआ, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आपको कुछ और अपना जो भी है आपका स्पेशलाइज़ेशन, जो भी आपका इंक्लिनेशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ आपको परस्यू करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और एक कहीं न कहीं एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि सर हम यूपीएससी को कितना चाहते हैं, ये मैटर करता है, लेकिन यूपीएससी हमको कितना चाहती है, ये भी एक बहुत मेन पॉइंट है सर कहीं न कहीं। यूपीएससी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी तुम्हें कितना चाहती है, यूपीएससी को क्या पता है यार, यूपीएससी में मेरिट है, मतलब आप, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जो यूपीएससी में क्वालिफ़ाई करते हैं, जो पूरा बैच निकलता है, वो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा जो बैच रह जा मतलब जो लोग रह जाते हैं। एक एक लक, एक टाइमिंग, आप उस टाइम पे जिस टाइम आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, वो आप उस टाइम अपनी लाइफ़ के किस फ़ेज़ में हो, आप कितने कूल माइंडेड हो, या उस टाइम आपकी लाइफ़ में कुछ टेंशन्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, होते हैं काफ़ी, जो आपकी लाइफ़ में टेंशन क्रिएट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो एक एग्ज़ाम है, जैसे मैंने बोला, कभी लक एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो प्ले करता है इसमें। कभी-कभी एग्ज़ाम में जो बहुत शायद जानकार होगा चीज़ों का, या बहुत इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, वो भी उस तरह का आउटपुट नहीं दे पाता है, जो कि उससे कम इंटेलिजेंट या कम नॉलेजेबल बंदा दे जाता है। तो उस 3 घंटे में आप क्या करते हो अपने पेपर के साथ, वो बहुत डिपेंड करता है। तो उससे ये नहीं कह सकता कि मैं आपकी नॉलेज मतलब एक एक सर्टिफ़िकेशन है कि आप बहुत नॉलेजेबल हो। मतलब आपसे भी बहुत नॉलेजेबल लोग होंगे जो एग्ज़ाम को शायद ना पास कर पाएँ, क्योंकि वो 3 घंटे में उनका उस टाइप से लक साथ ना दे पाए। लेकिन यूपीएससी देखिए सबके लिए इक्वल है। ऑब्जेक्टिवली बहुत पेपर डिज़ाइन किए गए हैं। मैंने जैसे बताया, किसी भी पर्टिकुलर फ़ील्ड का या किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड का जो बंदा है, कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर क्वालीफाई करेगा ही करेगा, और कोई गारंटी ऐसी भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टाटा, आप किस स्टाटा से आ रहे हो, किस मीडियम से आ रहे हो, किस स्पेशलाइज़ेशन से आ रहे हो, यूपीएससी सबको इक्वली चाहता है। आपका अगर लक अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में ठीक हुई हैं, तो आपका हो जाता है। अच्छा सर, आपकी इंटरव्यू की अगर कोई सर मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहते हो आपके यूपीएससी जर्नी में? यार मेरा इंटरव्यू जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे नाम पे ही कहीं रिवॉल्व करेगा, क्योंकि अभिमन्यु जो नाम है वो माइथोलॉजिकली बहुत पॉपुलर नाम है। और इनफैक्ट जो मेरे चेयरमैन थे, या जो मेरे पैनल के जो हेड थे, वो उनका नाम भी महाभारत के ही एक कैरेक्टर का नाम था। मैं भी डिस्क्लोज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन हम दोनों के बीच में महाभारत पे थोड़ी बहुत बात हुई थी, माइथोलॉजिकल, दो मेरा माइथोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेरा नाम ऐसा था कि मुझे पता था कि मेरे नाम से बहुत क्वेश्चंस निकलेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा था, अभिमन्यु की कहानी पूछ रहे थे, तो मैं जब अभिमन्यु की कहानी बोलने ही वाला था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पढ़ के गया था उसके बारे में कि आई वाज़ अबाउट टू, कि अब तो मैं एकदम सब कुछ बता दूँगा ऊपर से लेके नीचे तक अभिमन्यु के बारे में, तो उन्होंने सडनली क्वेश्चन चेंज कर दिया।
उन्होंने बोला अभिमन्यु के बारे में तुम्हें पता होगा, तुम करण के बारे में बताओ। तो करण के बारे में जितना मुझे कुछ पता था तो वो मैंने बताया, लेकिन वही महाभारत एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था मेरे इंटरव्यू में, जिसके अराउंड को काफी क्वेश्चन रिवॉल्व करते। तो लाइक ये सर वो ये होता है कि लाइक जिस चीज को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पे यूपीएससी में मेनली सर जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे चीजें कभी कभी हायर भी चली जाती हैं और कभी कभी उससे लोअर भी आई थिंक कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। देखो यार, इंटरव्यू का ऐसा है कि बाय द टाइम यू विल गेट योर इंटरव्यू कॉल लेटर ना, तुम्हें उस टाइम तक पता चल जाएगा कि यूपीएससी तुमसे क्या चाहती है। मतलब यूपीएससी किसी से भी क्या चाहती है, यूपीएससी का आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि आप आपके जब आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, सो बेसिकली इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट ऐसे होता है कि इंटरव्यू से पहले आपको एक अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसको डैफ बोलते हैं। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में यू मेंशन एवरीथिंग अबाउट यू, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर एकेडमिक्स, मतलब 10th 12th, होम डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, जॉब, इंटरेस्ट, हॉबीज, अचीवमेंट्स, एवरीथिंग। मतलब आपकी एक छोटी सी बायोग्राफी होती है वो। तो जब आप भर रहे होते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यार ये मेरे क्वेश्चंस हैं, मतलब क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स भी बैठे होते हैं वो आपका बहुत थ्योरेटिकल आपको चैलेंज नहीं करते हैं वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि इतना मेंस आदमी लिख के आया है तो उसका नॉलेज बेस इतना तो है कि वो मैनेज कर लेगा। वो बस वहां पे आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहते हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए क्या मुझे पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जी आपको पता होता है किस तरह के क्वेश्चन आने वाले होते हैं, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, मतलब इन स्विंग आउट स्विंग हो सकती है। तो वो आपको वो इन स्विंग और आउट स्विंग जज करनी है, उसी तरह से आपको अपना शॉट प्लान करना है, आपको कवर ड्राइव खेलनी है या फुल शॉट खेलना है, हुक खेलना है, वो आपको वहां पे जज करना है। वो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपकी। ऑफ कोर्स सर। लाइक सर जब आप अपना मेंस का पेपर लिख रहे थे तो आपको लाइक जब आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे थे तो कभी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आया कि सर जहाँ पे आपको सोचने का थोड़ा लगा कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा टफ हो रहा है पेपर से? अ, यार मैं बहुत फ्रैंकली ओपिनियन दूंगा, जब आप मेंस लिख रहे होते हो, वो मेंस के 3 घंटे आपको पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ। मतलब मेंस के 3 घंटे वो ऐसे होते हैं, सो देयर आर 20 क्वेश्चन। अब पता नहीं अब अभी का क्या चेंज हो गया है, मेरे पैटर्न अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे 20 या 30 क्वेश्चन आते थे। और 20 या 30 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन इतने ज्यादा ओपन एंडेड होते थे, मतलब उसमें आप चाहो तो आप 4 पन्ने ही भर सकते हो या 40 पन्ने ही भर सकते हो, वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो उस टाइम पे आपको पता नहीं होता वो 3 घंटे स्टार्ट होते हैं और वो 3 घंटे कब खत्म होते हैं, कौन से क्वेश्चन आए, क्या आपने लिखा, कौन से क्वेश्चन आए, कुछ नहीं पता होता आपको, आप बस लिखते चले जाते हो। तो इतना तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता आपको कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको बस क्वेश्चन पता है और आपको कुछ चीजें पता है, वो आपको बस उस चीजों को अपने आंसर शीट पे उतारना है। ये इतना टाइम है आपके पास, और आपने ज्यादा टाइम लगा लिया तो आपके क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मेंस तक जब आदमी जाता है तो उसका टेम्परामेंट ऐसा बन जाता है कि बस क्वेश्चन देखा और बस तुरंत घटर, मतलब पेन चलाया और आपने आंसर शीट लिखनी भरनी स्टार्ट कर दी। अब वो आंसर शीट कितनी भर पाती है, कितनी ठीक भर पाती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन उधर इतना टाइम नहीं रहता यार, ग्रेजुएशन की तरह या स्कूल के या बोर्ड्स के एग्जाम की तरह नहीं होता है मेंस का पेपर। तो ये है। बिल्कुल सर। और सर आपको लाइक आपने सर कितने अटेम्प्ट ट्राई करे थे सर सिविल सर्विस में सर? यार जिसमें मेरा हुआ है वो मेरा प्रैक्टिकली वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो उसमें मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, तो मतलब टेक्निकली वो थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा हुआ है। लेकिन ऑफ माई सिंसियर एफर्ट्स इट वाज माई सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। उस टाइम पे शायद एक माइनर चेंज हुआ था, आपका सी सेट ऑप्शनल कर दिया था और आपका जो पेपर 1 है विच इज जीएस, जनरल स्टडीज का पेपर, उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका कट ऑफ डिसाइड हो रहा था। तो उस टाइम पे बिफोर दिस मैंने सारी की सारी प्रिपरेशन सी सेट ही कर रखी थी, क्योंकि मैंने इससे पहले थोड़ा एमबीए की पढ़ाई वढ़ाई की थी, तो मुझे लग रहा था कि सी सेट करने से मेरा पेपर, मतलब मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो लास्ट मोमेंट में चेंज हुआ, देन मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तो मेरा सेकंड अटेम्प्ट से मैंने स्टार्ट किया था ना, 2016 में मैंने अपना सीरियस फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 17 में मेरा फिर हो गया था। 16 में मेरा मेंस नहीं हुआ था और 17 में मेरा फिर क्लियर हो गया था सिविल सर्विस। लाइक सर जिस समय आपकी ट्रेनिंग चल रही थी एकेडमी में सर उस समय की आपकी सर मेमोरीज जो भी हो सर आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? यार मेमोरीज बहुत रहती है, मेमोरी तो इतनी रहती है कि मतलब उसके लिए तो पॉडकास्ट बहुत छोटा है, लेकिन वो वंस इन अ लाइफ टाइम चीज रहती है, मतलब फॉर एवरी
सिविल सर्वेंट अगर आप पूछोगे ना कि उसकी लाइफ के जो बेस्ट फेज था, मतलब पूरी पूरी सर्विस की लाइफ का, मतलब इवन फॉर दोस्त की जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो जाते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि वो जो 2 साल होते हैं आपकी ट्रेनिंग के, वो आपके गोल्डन पीरियड होते हैं। वो आपको तो इतना कुछ सिखाते हैं, और जो बॉन्डिंग उस टाइम आपके बैचमेट्स के साथ हो जाती है, फिर वो थ्रू आउट योर लाइफ वो चलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब मेमोरीज तो बहुत हैं। और स्पेशली पुलिस सर्विस में तो क्या होता है कि आपको इतना कुछ घुमा देते हैं, पूरा इंडिया दिखा देते हैं। उसमें भी आपके आर्मी अटैचमेंट्स होते हैं, सीआरपीएफ अटैचमेंट्स होते हैं, एक हमारी जंगल ट्रेनिंग होती है। जंगल ट्रेनिंग में सो दे लीव यू इन अ जंगल फॉर 7 डेज। उसमें आपको खुद ही टेंट सेट करके उसमें रहना पड़ता है। वो बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ योर एंटी नक्सल ऑपरेशंस। एक एक मॉड्यूल होता है एंटी नक्सल ऑपरेशंस का, उसमें जंगल ट्रेनिंग इज अ कॉम्पोनेंट। तो 7 दिन के लिए आप एक तेलंगाना में एक बहुत सेक्लूडेड से जंगल होते हैं, वहाँ पे आप जाते हैं, और आपके पास वेपन्स होते हैं, और काफ़ी आपके पास 7 दिन में जो जो चीज़ें आपको सप्लाईज चाहिए वो आप कैरी करते हो अपने साथ। तो बहुत ज़्यादा वेट होता है आपके साथ, लोड होता है। तो उसके साथ आप एक एक टीम होती है आपकी, 20-25 लोग आप आपके बैचमेट्स होते हैं, वो आप पूरा रहते हैं 7 दिन। तो वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है वो, वंस इन मतलब बोल सकते हो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको पता चलता है कि आप कितनी लग्जरी में रहते हो। जब आपको 7 दिन जंगल में रहना पड़ जाएगा, तब आपको जब आप वापस अपने घर जाओगे, अपने रूम जाओगे, तो आपको पता चलता है कि आप कितनी लग्जरी में रह रहे हो अभी। तो इट इज़ अ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, वो अच्छा है। बाकी और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। सिक्किम, हमें सिक्किम लेके गए थे, जब हमारा सेंट्रल रिजर्व एक पैरामिलिट्री फोर्स अटैचमेंट होता है, उसमें आप इंडिया चाइना बॉर्डर हमें दिखाया था, काफ़ी ऑल्टीट्यूड में था। तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीज़ें। आपका बात है। एंड लाइक सर, पुलिस सर्विस में जब आप एज एसपी सिटी सर्व कर रहे हैं सहारनपुर में, तो लाइक व्हाट आर द चेंजेस यू फील लाइक सर कि पुलिस सर्विस को लेके लोगों के माइंड में एक थिंकिंग है, और उस पे कह सकते हैं कि लाइक लोग डरते हैं कहीं ना कहीं से कंप्लेन करने से, या पुलिस के साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होने से। तो सर उसमें आप सर इस समय आपका क्या रोल है सर? यार एक पुलिस के साथ क्या होता है कि पुलिस और सिटीजन के बीच में जो जो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए ना, वो नहीं है। फॉर इंडियन सोसाइटी अभी इतना ट्रस्ट नहीं आ पाया है। वो ट्रस्ट डेफिसिट की एक सिचुएशन है। मतलब लोग सोचते हैं कि पुलिस बहुत आर्बिट्री रहती है, या बहुत कह सकते हो कि मतलब पार्शियल थोड़ा फंक्शन करती है। तो वो एक ट्रस्ट डेफिसिट बहुत, और परसेप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप जैसे तूने बताया यार, कोई भी आदमी पुलिस स्टेशन में चौकी नहीं जाना चाहता आज की डेट में। कोई आदमी अपने आप को पुलिस से इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो वो एक प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो धीरे धीरे परसेप्शन चेंज हो रहा है। मैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकता हूँ। अभी आज आई एम सर्विंग इन यूपी इस गवर्नमेंट में। आई एम नॉट कमेंटिंग अबाउट प्रीवियस गवर्नमेंट, बट इस जो करंट रिजीम है हमारे यहाँ पे, उसमें पब्लिक का परसेप्शन भी चेंज हो रहा है पुलिस को लेके, और एक एक पॉजिटिव परसेप्शन बन रहा है। और स्पेशली अगर कुछ यंग ऑफिसर्स आते हैं और लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो लोग भी समझते हैं। मतलब लोगों को भी फील होता है कि लोगों के कंसर्न सुने जाते हैं। और मेन दिक्कत प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस को अप्रोच करने से आदमी ये इसलिए डरता है कि उसको लगता है कि अगर पुलिस को वो अप्रोच करेगा तो उसी का कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। बट ऐसा नहीं हो रहा है। जो भी जिसके पास भी जेन्युइन कंसर्न ग्रीवेंसेस आते हैं, उनकी सुनवाई भी होती है, और उस पर एक्शन भी होता है। तो थ्रू योर मीडियम, थ्रू यू, मतलब मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि कोई भी किसी को भी ऐसा लग रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट का फंक्शनरी उसको परेशान करता है, तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट फोरम्स बनाए गए हैं, वहाँ पे वो रिपोर्ट कर सकता है। और जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो जरूर बिल्कुल रिड्रेस होंगे, और उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। सर एंड लाइक सर, आपके अकॉर्डिंग पुलिस सर्विस में करप्शन है सर? नहीं, मतलब करप्शन है या नहीं है यार, इट इज अ वेरी, मतलब कुछ ब्लैक एंड वाइट नहीं है यार। मतलब और आप यू कांट ब्लेम अ सिस्टम। मतलब मैं पुलिस एज अ सिस्टम को यू कांट ब्लेम। करप्शन जो यस चीज सर। है वो बहुत पर्सनलाइज चीज है, पर्सनलाइज, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मतलब एक पर्सन ही करप्ट हो सकता है, एक सिस्टम करप्ट नहीं होता। तो सिस्टम एज अ सिस्टम, पुलिस इज नॉट करप्ट एट ऑल। मतलब पुलिस तो करप्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन मे भी कुछ कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हो सकते हैं जो जैसे बोलते हैं ना ब्लैक शीप्स। ब्लैक शीप्स हर जगह होते हैं। तो उस टाइप के ब्लैक शीप्स आपको मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आप शायद सिस्टम का एक परसेप्शन बना लेते हो।
तो अगर आपको ऐसा यस सर। लगता है कि कोई पुलिस करप्ट है, तो वो इसलिए इसलिए नहीं लगता है कि आपको सारे पुलिस वाले मिले थे जो आपको करप्ट मिले थे। मे बी आपको 1-2 पुलिस वाले ऐसे मिले हों शायद लाइफ में, जो करप्ट हों या जिसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, तो आपका परसेप्शन ऐसा बन जाता है। तो ऑब्वियसली मैं तो ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं इस सिस्टम का पार्ट हूँ, तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि पुलिस करप्ट है। लेकिन करप्ट एक बंदा हो सकता है, सिस्टम नहीं होता है। सो सर लास्ट में आपका सर ऑडियंस के लिए सर कोई मैसेज सर। अगर डिपेंड करता है किस टाइप की ऑडियंस मुझे सुन रही है। अगर वो यूपीएससी एस्पिरेंट सुन रहा है, तो जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि आप इस एग्जाम को इतना बड़ा मत बना लो कि इसके आगे सोचो ही मत। क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जब आप एग्जाम को बहुत बड़ा बना लेते हो, से किसी भी एग्जाम को, से आईआईटी, से एमबीबीएस, एम्स का एग्जाम, या फिर, तो आप अपने आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हो। तो वो प्रेशर अगर आपको नहीं रखना है, आप चाहते हो कि आप प्रेशर में ना हो, तो आप इसको एज एग्जाम ही लो। जैसे आप 12th का एग्जाम लेते हो या ग्रेजुएशन का एग्जाम लेते हो, उसी तरह से आप पढ़ो कि ये पढ़ाई करनी है मुझे और एग्जाम क्लियर करना है, तो आपका हो जाएगा। और मन से, अगर दिल से लग के कुछ काम किया जाता है, तो बिल्कुल होता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि शायद ओम शांति ओम का डायलॉग था कि जिस चीज को आप बहुत ज्यादा चाहते हो, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो ये तो है, जी यूनिवर्स जी। यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स, है ना, ऐसे बोलते हैं, यूनिवर्स कॉन्स्पायर। तो वो चीजें भी अच्छी होंगी, और यही मैसेज था मेरे सबके लिए।